हाँ, हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इसी बीच मिग-21 भी भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ने वाले हैं, तो अब यह आवश्यक हो गया है कि हम जो फाइटर डील है उसको क्लियर करें। और इसी बीच एमआरएफए को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो आती जा रही हैं। एमआरएफए को लेकर अगर हम सबसे बड़ी अपडेट की बात करें जो इस समय मीडिया में हमें देखने को मिली है, तो वो है बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेकर के। हमने आपको पिछली अपडेट्स में बताया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एमआरएफए के केस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा गया है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अब जो सेवरल बॉडीज हैं वो इनका अध्ययन करेंगी और आगे की मंजूरी देगी। और इसी क्रम में रिपोर्ट्स बताती हैं कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए जो टेंडर है जिसकी लागत अप्रॉक्सीमेटली 22-24 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है, इसके लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का प्रोसेस है ये नवंबर 2025 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब माना जा रहा है कि अब ये टेंडर जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में। हालांकि अभी ये अनडिसाइडेड है कि ये ओपन टेंडर होगा या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यह बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। लेकिन उद्देश्य यही होगा कि बड़ी संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं इन्हें भारतीय वायुसेना के लिए खरीदना, ताकि भारतीय वायुसेना जो घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है उसको थोड़ा राहत मिल सके। हालांकि एक चीज़ तो क्लियर है कि चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो चाहे वो ओपन टेंडर हो, इनका निर्माण भारत में ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकल असेंबली लाइन सेटअप की जाएगी डसाल्ट एविएशन की तरफ से, जहां पर इंडियन पार्टनर के साथ मिल करके उनको इसका निर्माण करना है। और 60 से 70% जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये भी इंडिजनाइज करने होंगे, ये कंपलसरी है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो इसको लेकर बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। खुद भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो भी खुश नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक टिप्पणी कर दी है कि हम 5th जनरेशन फाइटर्स की कीमत में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए आतुर हैं। हालांकि इस समय कुछ भी हो, भारतीय वायुसेना को तत्काल नए फाइटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग 31 एक्टिव स्क्वाड्रन के साथ हैं और मिग-21 के जाने के बाद यही नंबर 29 से 28 तक आ सकते हैं। हालांकि आने वाले भविष्य में हमें जैगुआर मिराज को भी रिटायर करना होगा और उसके लिए भी हमें परफेक्ट रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। अब ये जो $20 बिलियन का प्रोग्राम है ये अब तक का भारत का लार्जेस्ट डिफेंस एक्विजिशन होने वाला है, जहां पर हम इन जेट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर 70-80% तक मैक्स जो इंडिजिनस कंटेंट है वो पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स की बात माने तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने के लिए जो केस है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने अक्टूबर के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में या नवंबर के मध्य तक पहुंचाया जा सकता है, और उम्मीद है कि नवंबर अंत तक इसको मंजूरी भी दे दी जाएगी। और जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाती है तो आप सबको पता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी किसी भी प्रोग्राम का जो फॉर्मल स्टार्ट है वो माना जाता है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास मामला जाएगा और बाद में जो दूसरी बॉडीज़ हैं वो अपना निर्णय लेंगी। हालांकि जो टाइमलाइन है इसको लेकर अभी भी जो असमंजस्य की स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो इशू नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हालांकि एक चीज़ हमें ये जाननी होगी कि अभी भी भारत ने कुछ क्रिटिकल शर्त है जो रखी है, जिन्हें अभी फ्रांस की तरफ से उत्तर आना बाकी है। यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर आप राफेल के लिए जा भी रहे हैं तो कम से कम आप उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की तो मांग करिए, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड राफेल को लेकर हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक अनुमान के हिसाब से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाली है वो अराउंड $150 मिलियन की आने वाली है एक एयरक्राफ्ट के लिए। और ऐसे में डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर आज हम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर इतने ही गंभीर हुए होते तो एक राफेल की कीमत में हमारे पास कम से कम 2 तेजस मार्क 2 उपलब्ध होते और ये हमारे लिए ज़्यादा सेंस बनाता। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय भी एक बड़े चैलेंज का सामना कर रही है कि इस डील को एक मल्टी वेंडर डील रखा जाए, मल्टी वेंडर टेंडर रखा जाए, या फिर इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि इन दोनों के अपने इम्प्लीकेशन होंगे, फिर चाहे वो स्पीड पे हो, चाहे कॉस्ट पर हो या इंडिजनाइजेशन पर हो। अगर हम एक ओपन टेंडर की बात करते हैं तो 2024 अक्टूबर की रिपोर्ट के हिसाब से जो बिड्स हैं वो सबमिट करी जाएंगी, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके बिड को देखा जाएगा, फिर उनको इवेलुएट किया जाएगा। इस प्रोसेस में हमें एडिशनल 4 से 5 वर्ष का समय लग सकता है इवेलुएशन में, ट्रायल में, नेगोशिएशन में, और फिर ये जो प्रोग्राम है ये 2030 के मध्य तक ही हमें फलीभूत होता नजर आएगा। और इस कंटेंडर की जब हम बात करते हैं एमआरएफए में तो F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट, इसके अलावा जो राफेल है, टाइफून है, ये सभी एयरक्राफ्ट शामिल है और भारत को फिर सभी को चरणबद्ध तरीके से इवेलुएट करना पड़ेगा। वहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात करें तो 2016 का एक्विजिशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत ही था, जहां पर हमने फास्टर एग्जीक्यूशन देखा,
हमने लेंथी बिडिंग प्रोसेस को बाईपास करते देखा और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जल्दी हुई और इसीलिए माना जा रहा है कि इस समय जो इंडियन एयरफोर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को ही फेवर कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डील फाइनलाइज होते ही राफेल हमें मिल जाएंगे। अगर डील 2026 के अंत तक या 27 में भी फाइनलाइज कर ली जाती है तब भी हमें जो पहला राफेल है ये 2031 से 32 के पहले नहीं मिलने वाला है। यानी कि भारत कुछ भी कर ले, हमें यहाँ पर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील इसलिए भी ज़्यादा संभावित लगती है क्योंकि हाल ही में हमने राफेल F3R फिर राफेल M की भी सेम डील देखी है और इस समय भारत के पास ऑप्शन भी है कि वो इसको देख सकते हैं। इस समय कंफ्यूजन ये भी चल रही है कि भारत आखिरकार कौन सा वेरिएंट खरीदेगा राफेल का। क्या हम राफेल F4 पर जाएंगे या राफेल F5 पर जाएंगे? तो द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है रिपोर्ट में कि इंडियन एयरफोर्स बहुत पॉसिबल है कि राफेल F4.1 स्टैंडर्ड की तरफ जाने वाली है, जो कि बेसिकली इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होने वाला है या इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जब ये डील फाइनलाइज कर ली जाएगी तो इनमें से तकरीबन जो 18 एयरक्राफ्ट हैं ये भारत को फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे और बाकी का निर्माण भारत में किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर द प्रिंट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो आगे चल के F5 वेरिएंट पे अपग्रेड की पॉसिबिलिटी है इसको भी देखा जा रहा है और इसके लिए भी जो रास्ते हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं। अब द प्रिंट की रिपोर्ट में अगर हम डीप में जाएं तो वहां पर तो ये दावा किया गया है प्रिंट की रिपोर्ट में कि भारत अगले वर्ष तक किसी भी प्रकार से इस डील को फाइनलाइज करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं ये फ्लाईवे कंडीशन में आने वाले हैं और जो स्टैंडर्ड होगा ये 4.1 या 4+ वेरिएंट होने वाले हैं, जो कि लॉन्गर रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बेहतरीन एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन और दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनसे इक्विप होकर आने वाले हैं। हालांकि 4.1 को लेकर ज़्यादा तो बात नहीं करी गई है, लेकिन आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है जो हमें नई देखने को मिल सकती है। अब जाहिर सी बात है कि अभी हम जो राफेल ऑपरेट कर रहे हैं वो F3R स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन F4 स्टैंडर्ड में बहुत सारी नई चीज़ें हैं। जैसे कि हमने अभी आपको पूर्व में बताया कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल देखने को मिलेंगी, हमें एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है राफेल की नए सेटेलाइट और इंट्रा फ्लाइट लिंक के साथ वो काफ़ी बेहतरीन करी गई है, इम्प्रूव करी गई है। कम्युनिकेशन सर्वर्स को इम्प्रूव किया गया है, सॉफ्टवेयर रेडियोस को इम्प्रूव किया गया है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इनकी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। वहीं ये जो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं उनको कैरी करने की कैपेबिलिटी को भी प्राप्त कर चुके हैं। और ANI की रिपोर्ट की बात माने तो ANI की रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है F4 और F3R के बीच में, लेकिन जो मेन डिफरेंस होगा वो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट का होने वाला है। हालांकि कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो विजिबल होंगी, जैसे कि नेविगेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है, वेपन सिस्टम में किया गया है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट किया गया है, तेलियोस टारगेट डेजिग्नेशन पॉड में हमें अपग्रेड्स देखने को मिले हैं, रडार में अपग्रेड देखने को मिले हैं, मीका NG मिसाइल हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के हिसाब से होने वाली हैं। तो देखते हैं कि ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं इसमें हमें कोई बड़ा मेजर डेवलपमेंट देखने को कब मिलता है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि नवंबर में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी जाएगी। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।